हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी पीसीएस इंग्लिश। यहाँ पे हम आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स मैगजीन आई है उसे हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि इंग्लिश में कवर की जाएगी। मैं बोलूँगी हिंदी में, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहेगा, बट रिटन जो रहेगा वो सब कुछ इंग्लिश में रहेगा। जो आई दृष्टि हिंदी की आई है और जो आई दृष्टि इंग्लिश की आई है, दोनों को मैंने कंपेयर किया है। एंड मुझे ये चीज़ मिली है कि कुछ चीज़ें हिंदी वाले में ज्यादा अच्छा इलेबोरेट किया हुआ है, लाइक स्टेटिक से वो टच कर रहा है प्रॉपरली कि कौन चीज कहाँ पे कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे इवेंट्स आगे बढ़े थे। और इंग्लिश में कहीं पे वो इलेबोरेशन में मिसिंग है, या एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे करके द ऑथर इज गोइंग अहेड। ओके। एंड वन मोर थिंग, कुछ टॉपिक्स भी मैंने देखे जो कि इंग्लिश वाले में मिसिंग है और हिंदी वाले में है। तो वो मैंने साइड बाय साइड, जो किनारे किनारे पे या ऑन द टॉप में या बॉटम में जो जगह है वहां पे मैंने मेंशन कर दिया है हैंड रिटन में। एंड हम वो भी कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके कवर अप ओवरऑल आई दृष्टि हो जा रही है, जो कि इंग्लिश में हमारा छूट जा रहा होगा वो हिंदी से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, तो वो भी कवर अप हो जाएगा। एक और चीज, जो बिहार के पीवाईक्यूज आ रहे हैं, ओके, ये वाली जो मैगजीन है वो यूपी पीसीएस, बीपीएससी और जो आगे भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। बिकॉज यहाँ पे नेशनल अफेयर्स तो आपका पूरा रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है। एंड जो स्पेसिफिक रहेगा ना, जो एग्जाम रिसेंटली आ रहे हैं लाइक बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी का आरओ, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो मैं उन चीजों में जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट की स्पेसिफिक, लाइक डिस्ट्रिक्ट पे कहाँ पे क्या हो रहा है, उस पे भी स्ट्रेस डाउन कर दूंगी, हाईलाइट करवा दूंगी। तो उस पे भी वो इम्पोर्टेंट हमारा नोट्स बनते जाएगा। एक और चीज, जो बिहार पीसीएस में स्पेसिफिकली यहाँ पे टैकल कर रही हूँ, जो मेरी सीरीज रहेगी वो स्पेसिफिकली बिहार और यूपी के लिए रहेगा। तो बीपीएससी में जो मैं टैकल कर रही हूँ उसमें मैंने देखा, जो पीवाईक्यूज रहते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स थे ना, वो 23 या से 27 क्वेश्चंस के अराउंड घूम रहा है। उसमें से जो क्वेश्चंस वो कवर कर रहे हैं बिहार बीपीएससी के लिए, वो 23 से 27 क्वेश्चंस हैं फॉर द करंट अफेयर्स। एंड मैं इसमें मैंने एक चीज देखी कि ये जो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो बिहार स्पेसिफिक है ही नहीं, बिहार स्पेसिफिक नहीं है। यानी कि वो नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स से उठा रहा है क्वेश्चंस, मोस्टली नेशनल्स मोस्टली इंटरनेशनल। ठीक है, जीडीपी या फिर कोई ट्रीटी हो गई या फिर किसी की थीम हो गई, तो वो सबके लिए सिमिलर रहेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि हमको कोई बिहार का स्पेसिफिक या यूपी का स्पेसिफिक पढ़ना है। जो एक करंट जो इम्पोर्टेंट रहती है करंट अफेयर, वो पढ़ के जाना है उसके लिए। वो अराउंड हम अगर एवरेज ले लें तो 25 क्वेश्चन के लिए वो हमारा एवरेज रहेगा। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, और जो आगे बिहार स्पेशल या यूपी स्पेशल भी होगा वो हम लोग साथ में कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो इस मैगजीन को अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ रहे हैं सेमिकॉन इंडिया में। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया 2024 में एट ग्रेटर नोएडा यूपी में। इसको इनॉग्रेट किया गया सितंबर 11 सितंबर को। ठीक है, तो हम डेट भी याद कर लेंगे कि सितंबर के अराउंड हुआ सेमिकॉन में, सेमिकॉन इंडिया ग्रेटर नोएडा यूपी में। ये वन ऑफ द अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर आता है ये प्रोग्राम, जो सेमिकॉन इंडिया चल रहा है। और इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। महाराष्ट्र ने रिसेंटली अप्रूव किया है चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट टू बी सेटअप बाय जॉइंट वेंचर बिटवीन द अदानी ग्रुप एंड इजराइल बेस्ड कंपनी। तो यहाँ पे कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है? वन ऑफ द कौन फॉरेन फॉरेन बेस्ड कंपनी है, वो इसराइल की है। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल आउटले गया है वो ऑफ ₹76,000 गया है, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट हम दे रहे हैं कंपनीज को सेमीकंडक्टर के लिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हमारे सेमीकंडक्टर, हमारे पास ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज नहीं है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो। तो सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी भी है, बट मेन ज्योग्राफी रीजन है। तो सेमीकंडक्टर का हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं है, जिसके कारण जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सफर करना पड़ता है, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट है ना वो हाई चली जाती है, बिकॉज हमारे पास सेमीकंडक्टर का प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं होती, हमें उसे इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब हाई जाती है तो हम compete नहीं कर पाते हैं प्रॉपर मार्केट में। लाइक चाइना से हम compete नहीं कर पाते, मोबाइल फोन्स हमारे बन रहे हैं वो काफी चीपर प्रोवाइड कर देता है। इसके लिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ये सारे प्रोग्राम लाए गए हैं, इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, आगे यूएसए ने न्यू पार्टनरशिप की है इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर्स पे।
तो ये आ सकता है कि किसने पार्टनरशिप की इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर्स में, तो हम बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर न्यू पार्टनरशिप का भी कोई टर्म आए, न्यू पार्टनरशिप, तो वो भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड हो रहा है क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। ठीक है, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट विल पार्टनर विद द सेमीकंडक्टर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ठीक है, और ये क्रिएटेड हुआ है बाय चिप्स एक्ट। तो चिप्स का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव 7 स्कीम्स टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ। कैबिनेट ने कुछ स्कीम्स लाई हैं। स्कीम्स है जैसे कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसमें हम कैसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकेंगे, कैसे हम लाइक एपीएमसी मंडीज लाए थे, उनको भी हमने ना ऑनलाइन ले आए थे हम। उसमें क्या था कि फार्मर्स डायरेक्टली अपनी ई मंडीज में अपनी सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कुछ भी बेच सकेंगे। और एक और चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का, वो कि वो दो फाउंडेशनल पिलर्स पे बेस्ड है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन दो फाउंडेशन पिलर पे बेस्ड है, एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन में कि कौन कौन से दो वो फाउंडेशनल पिलर्स हैं, एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट। एग्री स्टैक में क्या क्या आता है? स्टैक मतलब जिसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड में रखी जाएंगी। ठीक है, स्टैक मतलब जैसे फार्मर्स रजिस्ट्री, रजिस्टर सब रखते हैं ना एक के ऊपर एक स्टैक बना के। विलेज लैंड मैप्स रजिस्ट्री, क्रॉप जोन रजिस्ट्री, रजिस्ट्री से हम एग्री स्टैक में आ जाएंगे। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कोई सपोर्ट कर रहा है, जियो स्पैशियल यानी कि जीपीएस वाला सिस्टम, सैटेलाइट के यूज से, ड्रॉट और फ्लड मैन्युफैक्चरिंग, वेदर और सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, एग्री स्टैक will create a unified platform for farmers to provide them end-to-end services across the agriculture food। ओके, तो ये एग्री स्टैक ना ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है कि सेंट्रलाइज कर देगा सारा सिस्टम। उसी में क्वेश्चंस भी पूछ सकेंगे फार्मर्स, उनको एंड टू एंड सर्विसेज यानी कि वो डायरेक्टली अपना सामान भी बेच सकेंगे, ऐसा कुछ बनाया जा रहा है। और उसमें उनको ना एक यूनिक आईडी, फार्मर्स आईडी प्रोवाइड की जाएगी जो कि कंटेन करेगी वेरियस पर्सनल डिटेल्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, और जो भी उनके बारे में डिटेल्स है उस मटेरियल से रिलेटेड, वट एवर दे आर डूइंग, वो सारी डिटेल्स इसमें रखी जाएंगी। नेक्स्ट है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज की लाइफ स्टॉक के लिए भी वो काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए भी काम कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रख लेना है। स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, अब हम एक बार आगे चलते हैं। ऊपर वाले में मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स ऊपर में लिखे थे ना, वो छूट गए मेरे। ओके, ये है कि टोटल जो 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स खुली हैं इंडिया में अभी रिसेंट में, जिसमें से 4 गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के भी 4 सारंग गुजरात में है और एक जो है वो मोरीगांव असम में है। तो टोटल 5 खुले हैं। अच्छा, एक और चीज, जो 23rd लॉ कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 23rd लॉ कमीशन, ये शायद इसमें मेंशन नहीं है, मुझे तो नहीं मिला। ओके, 23rd लॉ कमीशन है जिसका नोटिफिकेशन किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने। ये कितने साल के लिए बनता है लॉ कमीशन? 3 इयर्स के लिए बनता है। कब से कब तक के लिए बना है? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 के लिए बना है। तो 23rd लॉ कमीशन, 23rd लॉ कमीशन है ये। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फ्लैग में क्या क्या न्यू चेंजेस हुए ना? तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो कब स्टैब्लिश हुआ? 28 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग है ना, उसमें अशोक चक्र है सर्कल में, और संस्कृत में सर्कल में लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म वहां जी। ठीक है, जिसका मीनिंग है। ओके, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ₹75 का कॉइन की उसमें 75 का कॉइन जनरेट किया गया, ₹75 का कॉइन जनरेट किया गया। ठीक है, ये किस लिए? सुप्रीम कोर्ट के उसमें। नेक्स्ट, अच्छा, मैंने कुछ पोर्ट्स के बारे में लिखा है, नीचे में आते हैं। जैसे ये वाधवन पोर्ट है ना, वाधवन पोर्ट वन ऑफ द टॉपिक था उस बुक में, यहाँ पे नहीं था। तो वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र में है। ठीक है, इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। ये जो वाधवन पोर्ट है, ये
कौन मिल के बना रहा है? VPPL प्रोजेक्ट लिमिटेड, और ये बन रहा है जवाहरलाल नेहरू और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ये मिल के बना रहा है। ठीक है। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। एक बार हम कुछ मेजर पोर्ट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, 9 पोर्ट। अच्छा, आउट ऑफ टॉप 100 इंडिया के 9 पोर्ट है। ठीक है। अब चाहिए जो टॉप 100 वाली जो न्यूज निकाली, किसने निकाली? ये है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि निकालता है वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल, जिसमें से फर्स्ट पोर्ट का जो रैंकिंग मिली है वो यांगशेंग चाइना को मिली है। इंडिया के इसमें 9 पोर्ट है, जिसमें से विशाखापट्टनम नंबर 1 में है, रैंक 19, मतलब इंडिया का वो फर्स्ट पोर्ट, इंडिया की रैंकिंग में वो फर्स्ट हुआ, लेकिन ग्लोबल रैंकिंग में 19th है। ठीक है। उसमें अगर हम पॉइंट्स में देखें तो ओके, तो पीपावाड़ पोर्ट गुजरात, कामराजार पोर्ट तमिलनाडु, ये जो 9 पोर्ट्स हैं, मुंद्रा गुजरात, हजीरा पोर्ट गुजरात, कॉबिन केरला, कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र। अब हम आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन में। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंड किया था, और इस कमेटी को लीड कर रहे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। एज पर द गवर्नमेंट, देखिए, इम्प्लीमेंटेशन विल ऑकर इन 2 phases, पहली बार लोकसभा से एंड देन असेंबली इलेक्शंस में, और उसके बाद लोकसभा असेंबली इलेक्शंस में, फिर सेकेंड होगा लोकल बॉडी इलेक्शंस में विद इन 100 days ऑफ द फर्स्ट फेज। अच्छा, आर्टिकल 83 में बात करता है लोकसभा के बारे में। एक और चीज मैंने यहाँ मेंशन की है कि यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है लोकसभा में और असेंबली इलेक्शन में, राज्यसभा के बारे में बात नहीं की है इस वन नेशन वन इलेक्शन में। ओनली लोकसभा है, राज्यसभा कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट, जो हाई लेवल कमेटी है उसने रिपोर्ट सबमिट की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ये रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसमें हाई लेवल कमेटी में पहले कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे। इसमें 1+7 मेंबर्स हैं, जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी, श्री गुलाम नबी आजाद जी, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा श्री N.K. सिंह, फॉर्मर चेयरमैन 15th फाइनेंस कमीशन। तो ठीक है, कुछ कुछ मेंबर्स थे, तो 1+7 मेंबर्स थे इस हाई लेवल कमेटी में। नाउ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये हमें नहीं करना है। अच्छा, एक और चीज, आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट करना पड़ता है, जिसमें 50% से ज्यादा पीपल को वोट करना पड़ेगा, और उसमें से 2/3 को अग्री करना पड़ेगा। मोर देन 2/3 पर्सन पीपल नीड्स टू अग्री। ठीक है, मतलब 50% आपका वोट करेंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी टाइप्स। ठीक है। देन PM स्वानिधि स्कीम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सेलेंस। ये PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम बनी, जिसमें हम लोग इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ स्पेसिफिक लोन्स दे रही थी, जिसके कारण लाइवलीहुड जनरेट हो सके। तो इसमें जो इवेंट का नाम है, ये बस थोड़ा पता होना चाहिए। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसमें फर्स्ट रैंकिंग में है MP, तो MP वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में इसमें सेकंड आया है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इनोवेशन कैटेगरी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि बेस्ट परफॉर्मिंग कौन है, तो इसमें हमको याद रखना होगा कि फर्स्ट जो है ना MP है। ठीक है। अच्छा, अर्बन लोकल बॉडी कहाँ की सबसे फर्स्ट रैंकिंग में आई है? तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की आई है।
नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूपी की बात आ रही है कि वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ यूपी, जो कि मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज में अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि वाले स्कीम में वाराणसी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आएंगे। ठीक है, ना अब हम आते हैं स्वच्छता ही सेवा। ये कैंपेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब इसमें चूज करने को आएगा कि कब से कब तक हुआ, तो ऐसा सोच सकते हैं कि अक्टूबर 2 से स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 2 2024 से स्टार्ट हुआ होगा, बट नहीं, ये स्टार्ट हुआ है September 17 से अक्टूबर 2 2024 तक गया, यानी कि 2 अक्टूबर को ये एंड हो गया और ये 15 डेज का हुआ। इसकी जो थीम है वो है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो 4S है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, स्वच्छता ही सेवा की थीम। अच्छा, इसके कुछ पिलर्स हैं, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर, स्वच्छता में जन भागीदारी। प्रेसिडेंट ने हमारे अटेंड किया है सफाई मित्र सम्मेलन इन उज्जैन एमपी। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान, इसमें इसमें जो फाइनेंशियल आउटगो होगा वो 35,000 करोड़ का होगा ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल अप टू 2025-2026। इसमें पीएम आशा में दो स्कीम कन्वर्ज की है गवर्नमेंट ने, एक प्राइस सपोर्ट स्कीम और एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ठीक है, ये काइंड ऑफ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं ना, टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो, उसकी जो प्राइस को हम स्टेबलाइज करते हैं, तो पीएसएफ में जैसे प्राइस सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं प्राइस सपोर्ट सिस्टम में बोल रहा है फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स एंड कोपरा विल बी डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तो इन तीन चीजों का, ऑयल सीड, पल्सेस और कोपरा का जो प्रोक्योरमेंट होगा विल बी डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज। और हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में कॉफी, टी, रबर और टोबैको का किया जाएगा। ओके, तो पीएम आशा में कौन सी दो स्कीम्स को सबमर्ज किया है, पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। नेक्स्ट आते हैं 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं लद्दाख, बने हैं, ऐड नहीं हुए, बने हैं लद्दाख में एंड इट्स डिमांड फॉर 6 शेड्यूल। ओके, तो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, यानी कि टोटल 7 हो गए, पहले 2 थे, अभी 5 और ऐड हुए। तो कौन कौन से 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने लद्दाख में? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथंग। नुब्रा इज एन इम्पॉर्टेंट, ये हमें मैप में देख लेना चाहिए, नुब्रा वैली देख लेना, क्योंकि ये ये 2 बार यूपीएससी में आ चुका है, इसलिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें रिलेटेड कुछ। ठीक है, चांगथंग हो गया। अभी लद्दाख में जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम क्या है? लेह एंड कारगिल। नेक्स्ट, लद्दाख की डिमांड हो रही है 6 शेड्यूल पे, इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने भी कुछ 21 डे का फास्ट रखा था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6 शेड्यूल क्या होता है। 6 शेड्यूल होता है ये आता है आर्टिकल 244 में। ठीक है, आर्टिकल 244 जब भी बोलेगा 44 सब क्लॉज 2, जिसमें ये बात करता है 6 शेड्यूल के बारे में, क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ऑटोनॉमस मतलब जिसमें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल को, जिनकी थोड़ी सी कल्चर अलग है, काफी चीजें अलग हैं, उन्हें एक उनका एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा, जिसमें उनके हिसाब के लॉज होंगे रिलेटेड टू लैंड, एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ में, क्योंकि उनका कई चीजें डिफरेंट हो सकती हैं कल्चर रिलेटेड। तो वो कौन कौन सी जगह हैं? इसको मैंने ऐसे याद किया था कि एटीएम में मनी नहीं है, यानी कि एटीएम में मनी नहीं है, यानी कि असम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय एंड मिजोरम, और मनी नहीं है यानी कि मणिपुर नहीं है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अलाउज फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। अच्छा, मैं जितना पढ़ा रही हूँ जो कि स्पेसिफिकली या तो हाईलाइटेड पोर्शन पे या फिर मैं बता रही हूँ, उतना करने पे काफी है, आई थिंक सो। बाकी आप नॉर्मल रीड कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट मैं करा ही दे रही हूँ। Supreme Court allows for subclassification of SCs and STs.
ओके, 7 जज बेंच बैठी थी, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, जिसमें उन्होंने बोला कि ये सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए विद इन SC एंड ST कैटेगरीज। ठीक है, बस इतना याद रखना है हमें। नेक्स्ट, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ फेयर मीन्स एक्ट 2024। इसमें क्या किया है कि सिंस बहुत सारी ना चीटिंग्स हो रही थी, पेपर लीक हो जा रहे थे या फिर कुछ टाइप के फ्रॉड्स हो जा रहे थे, उसके लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ फेयर अनफेयर मीन्स एक्ट आया 2024 का, जो नोटिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने। इसमें 5 पब्लिक एग्जामिनेशन को कंसिडर किया गया है, जिसमें अगर कुछ अनफेयर मीन्स यूज किए जाते हैं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। जैसे कि 5 पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से हैं? UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA। तो बैंकिंग सेक्टर्स भी आ गए, UPSC भी आ गया, SSC भी आ गया, और हमारा NTA में JEE नीट जो कि ऑर्गेनाइज कराता है ये, तो ये वाले एग्जाम आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बोला है कि इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, होगा, अगर ऑफेंसेस में आप पाए गए, सिद्ध हो गया आपका ऑफेंस किया, आपने ऑफेंस किया है, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट है 3 and 5 years का, और इसमें फाइन है अप टू ₹10 लाख। जो सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट है कि ऑल द ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। मतलब कॉग्निजेंट कोई भी ले सकता है और इसमें बेल भी नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन राजगीर, बिहार में। तो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? राजगीर, बिहार में। कब हुआ है? जून 19 2024। इसकी डेट याद करना आई थिंक इम्पोर्टेंट है, जून 19। ओके, गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इन्होंने फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी इन 427 सी। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज, कुलाध्यक्ष लिखा था उस बुक में, कुलाध्यक्ष कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जी थी, विजिटर, जिसकी इंग्लिश उसमें विजिटर लिखी हुई थी। ठीक है, और कुलाधिपति आई थिंक इट इज चांसलर, वो है प्रोफेसर अरविंद पानाग्रिया जी, और इंटरिम वाइस चांसलर इज प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी। ठीक है, तो चांसलर अरविंद पनागरिया और इंटरिम वाइस चांसलर अभय कुमार सिंह, और जो फाउंडर है नालंदा यूनिवर्सिटी के वो कुमार गुप्ता इन 427 सी। ठीक है, मतलब 5th सेंचुरी में हो गया, और एंड इट फ्लरिश फॉर 600 years अंटिल द 12th सेंचुरी। और इसकी रूइंस, यानी कि जो इसको तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने, वो वो रूइंस डिस्कवर्ड किए फ्रांसिस बुचानान ने 1812 में, और आइडेंटिफाई किया अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में। अच्छा, ये न्यू कैंपस के आर्किटेक्ट कौन है? BV दोशी, और इस बिल्डिंग को बनाया गया है प्रोमिसेस ऑफ बीइंग अ नेट जीरो ग्रीन कैंपस। आर्किटेक्ट कौन है? BV दोशी, और बिल्डिंग प्रोमिसेस ऑफ बीइंग अ नेट जीरो ग्रीन कैंपस। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है ऑन जून 15 2016 में। तो इनको ये याद रखना है कि 2016 में नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया। अब यूनेस्को की कुछ हेरिटेज साइट जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड, एक तो नालंदा महाविहार एट नालंदा सांची MP में, महाबोधि टेम्पल एट बोध गया बिहार, अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र। अब आते हैं लोकसभा इलेक्शंस। जो अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2024 में, वो 18th लोकसभा इलेक्शन थे। The swearing in ceremony also witnessed the induction of 72 Council of Ministers। तो कितने Council of Ministers इसमें बने? 72, जिसमें से 7 women ministers हैं, comprising 2 cabinet ministers and 5 ministers of state। तो 7
ठीक है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ओके। अच्छा, जो मिनिस्टर्स एलाई थे, जो मिनिस्टर्स बने, उन्होंने कब प्लेज ली? जून 9 2024 को। ओके। हम्म, अच्छा, मोदी जी ने 10 years 19 days का ड्यूरेशन अभी पूरा कर लिया है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स में ये थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर में है जवाहरलाल नेहरू, 16 years का ड्यूरेशन है उनका। इंदिरा गांधी का 15 years का, एंड मोदी जी का 10 years का। तो थर्ड है। लेकिन थ्री स्ट्रेट टर्म्स जीतने वाले सेकंड लीडर हैं आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, 3 बार लगातार बनने वाले। अच्छा, थोड़ा ये देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस वाला मिस्टर मोदी का है। डिफेंस वाला पार्ट है राजनाथ सिंह का। होम अफेयर्स अमित शाह का। कॉपरेशन अमित शाह का। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जेपी नड्डा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो। निर्मला सीतारमन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड फाइनेंस। जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री ये चेंज हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, गया वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीतन राम मांझी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। राजीव रंजन सिंह एलियास मुंगेर का मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, ठीक है। गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स बेगूसराय। इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जो शॉम्पेन ट्राइब थी ग्रेट निकोबार आइलैंड की, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना वोट किसी इलेक्शन में कास्ट किया, वो ये वाला इलेक्शन है, 18th लोकसभा इलेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो इलेक्शन था वो सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज हुआ, जो कि 44 days के लिए हुआ। इससे पहले 1951-52 वाला माना जाता है। अच्छा, इस डेटा के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज आई, 84.16%। सबसे ज्यादा वोटिंग मतलब विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज लक्षद्वीप में हुई, जितने लोग थे और कितने आए उस हिसाब से 84% के साथ लक्षद्वीप नंबर 1 में रहा। सेकंड में था असम। और लोएस्ट वोटिंग परसेंटेज कहाँ से आया? बिहार विद 56.19%। सो बिहार बीपीएससी के लिए व्हाट इज द लोएस्ट वोटिंग परसेंटेज ऑफ विच स्टेट? ऑफ बिहार, 56.19%, followed by Mizoram with 56.87%। ओके। इलेक्टर जेंडर रेशियो जो आया वो 948 था। ओके, कुछ देखो 12 यूटीज और स्टेट्स में काफी अच्छा इलेक्टर जेंडर रेशियो आया, जो कि 1000 क्रॉस कर गया। मतलब फीमेल्स ने ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया है। ओके। अच्छा, अब हम बिहार का देख लेते हैं। इसमें बिहार में फीमेल वोटर्स मेल वोटर से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज में रही हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यूपी में भी फीमेल वोटर्स मेल वोटर से ज्यादा परसेंटेज पे वोट करने आई हैं, तो ये चीजें हमें याद रखनी है, दोनों यूपी पीसीएस के लिए भी और बिहार के लिए भी। ओके। तो बीजेपी अलोंग विद एनडीए, इन्होंने टोटल सीट्स जो वोन की वो 292 सीट्स थी, जिसमें बीजेपी इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सिक्योरिंग 240 सीट्स। और समाजवादी पार्टी
थर्ड रही, थर्ड लार्जेस्ट रही। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल वोन अनकंटेस्टेड फ्रॉम सूरत लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी मुकेश लाल दलाल। अच्छा, ये पूछ सकता है ना कि कौन से जगह से अनकंटेस्टेड जीता, तो अनकंटेस्टेड कहाँ से जीता? मुकेश दलाल फ्रॉम सूरत गुजरात अनकंटेस्टेड विनर रहे, जिसमें नीलेश कुंभानी जी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। नेक्स्ट, राकिबुल हुसैन ऑफ आईएनसी had the largest victory margin, winning the Dhubri constituency in Assam by over 10 lakh votes. तो राकिबुल हुसैन, इनकी लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन रही है विनिंग द धुबरी कॉन्स्टिट्युएंसी। तो किसने सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ वोट जीता? राकिबुल हुसैन। कहाँ से जीता? धुबरी कॉन्स्टिट्युएंसी असम से, बाय ओवर 10 लाख वोट्स। उसके बाद आए शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने विदिशा से जीता बाय ओवर 8 लाख वोट्स। ऑप्शन में आएगा राकिबुल हुसैन, शिवराज सिंह चौहान, तो कौन सा होगा आंसर? राकिबुल हुसैन। कहाँ से? धुबरी कॉन्स्टिट्युएंसी से। मुकेश दलाल अनकंटेस्टेड जीते। द भारतीय जनता पार्टी won इंदौर सीट विद इट्स कंटेस्टेंट एंड इनकम्बेंट एमपी शंकर लालवानी, और इन्होंने नोटा से सेकंड पोजीशन में रहे ये, इन्होंने 11 लाख वोट से जीता है। अगर अगर बोले कि कौन सा पर्सन सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन में रहे, तो वो एमपी शंकर लालवानी जी होंगे, बिकॉज वो नोटा के अगेंस्ट थे। लेकिन अगर पूछे कि कौन सामने वाले से जीता, लाइक मार्जिन से, विक्ट्री मार्जिन फ्रॉम अ पर्सन, तो वो राकिबुल हुसैन का आंसर आएगा। देखिए, लालवानी जी में ही विन का टाइप का कुछ प्रोनाउंसिएशन लग रहा है। ओके, यंगेस्ट एमपी में पुष्पेंद्र सरोज हैं, कौशाम्बी यूपी से, एज 25 है। प्रिया सरोज है, एज 25 है। शांभवी चौधरी है। अच्छा, देखिए, शांभवी चौधरी बिहार वालों को याद रखना चाहिए, यंगेस्ट एमपी शांभवी चौधरी समस्तीपुर बिहार से। और बाकी यूपी वालों को पुष्पेंद्र सर, दोनों सरोज हैं यूपी से, ठीक है। और चौधरी है शांभवी चौधरी फ्रॉम बिहार, यंगेस्ट एमपी। देन इसमें और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अरुणाचल आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन बन गए हैं सीएम, कौन बन गए? एन चंद्रबाबू नायडू, ये 18th सीएम है। और गवर्नर कौन है अभी आंध्र प्रदेश के? एस अब्दुल नाजिर। तो हम क्या क्या चीजें याद रखेंगे? सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, और वहां पे टोटल सीट्स कितनी है, कितनी सीट्स थी? 175 सीट्स आंध्र में। एन चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं, और गवर्नर है सर एस अब्दुल नाजिर। नेक्स्ट, उड़ीसा में 147 सीट्स है, ठीक है, 147 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसके जो ट्राइबल लीडर हैं, वो है मोहन चरण मांझी, फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। मोहन चरण मांझी, मांझी फ्रॉम ऑफ उड़ीसा सीएम। और इन उड़ीसा की 29 लोकसभा सीट्स है। सिक्किम में 32 असेंबली सीट्स है, ठीक है। इसमें प्रेम सिंह तामांग बने हैं, प्रेम सिंह तामांग। और यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीता है, वोन 31 आउट ऑफ 32 सीट्स। अरुणाचल प्रदेश से कौन जीते हैं? प्रेमा खांडू, खांडू, प्रेमा खांडू। और ये 60 सीट्स, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट्स है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 230 सीट्स हैं असेंबली में, यहाँ पे मोहन यादव बने हैं सीएम। और जगदीश देओरा एंड राजेंद्र शुक्ला डेप्यूटी सीएम्स, जो यादव जी हैं, मोहन यादव फ्रॉम एम फॉर एमपी सीएम। और जो दो डेप्यूटी सीएम्स हैं, जगदीश देओरा एंड राजेंद्र शुक्ला,
and Narendra Singh Tomar has been appointed Speaker of the Assembly. फिर है हमारा राजस्थान असेंबली इलेक्शंस। इसमें 200 सीट्स है, तो एमपी में 230, राजस्थान में 200 सीट्स। ठीक है, इसमें भजन लाल शर्मा न्यू सीएम बने। मोहन यादव एमपी में, भजन लाल शर्मा राजस्थान में। स्पीकर है वसुदेव देवनाम, वसुदेव देवनाम। छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स हैं। और फर्स्ट ट्राइबल सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय फर्स्ट ट्राइबल सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट्स हैं? 90 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में। मिजोरम असेंबली इलेक्शंस 40 सीट्स है, और इसमें लाल दुगोमा चीफ मिनिस्टर बने हैं। तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस में 119 सीट्स है, इसमें रेवनाथ रेड्डी सीएम बने हैं। ना रेलवे एक्सीडेंट्स एंड कवच सिस्टम। अभी जो रिसेंट एक एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा के पास, उसमें यही बात आई थी कि कवच टेक्नोलॉजी नहीं थी वहां पे, एक इश्यू उठा रहे थे। तो वो क्या चीज है? कवच एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड यानी कि इंडियन डेवलप्ड है, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है बाय द आरडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। इसमें बी राजा राम इन्होंने बनाया है स्काईबस मेट्रो सिस्टम, जिसको कवच में यूज किया गया है, जिसने की रोल प्ले किया है कवच डेवलपमेंट में। इससे क्या है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है ट्रेन के, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं सेंसर के थ्रू, अगर इवन ड्राइवर कंट्रोल ना कर पाए स्पीड तब भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। इसमें क्या किया गया है कि अगर किसी ऑफिसर, सेंट्रल ने क्या किया है, इस नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें पावर दे दी है ऑफिसर को, एनी ऑफिसर को, कि वो इंटरसेप्ट कर सकता है, ओपन कर सकता है और किसी भी आइटम को डिटेन कर सकता है इस बात पे कि अगर वो स्टेट सिक्योरिटी या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स पे कोई इशू डालता है, पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी पे, या कंट्रावेंशन ऑफ अदर लॉज, इससे रिलेटेड अगर वो किसी भी चीज में किसी भी चीज में कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो इट विल द ऑफिसर हैज द पावर टू ओपन और डिटेन दैट आइटम। ठीक है, और ये एक्ट ग्रांट करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को ये अथॉरिटी कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या एडिशनल सर्विसेज हम इसमें लगा सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन। और इस एक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम रेगुलेट किया गया है प्राइवेट कोरियर सर्विसेज को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन। इसमें क्या है, वोटर वेरीफाइबल, पहले तो वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप्स, जो कि ईवीएम में जब हम वोटिंग करते हैं तो बगल में एक स्लिप निकलती है एक मशीन में से, जिसमें ये लिखा होता है कि हमने किस कैंडिडेट को वोट किया अभी। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि सारे के सारे जो वोट्स हुए हैं उसको मिलाया जाए ईवीएम में वीवीपैट मशीन से। बट उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है, काफी लंबा टास्क होगा। इसमें हमको इम्पोर्टेंट क्या ढूंढना है कि एक तो इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट हो सकता है, और एक केस का नाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किससे रिलेटेड है? वीवीपैट इश्यूज है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिजेक्टिंग अ रिटर्न टू पेपर बैलेट्स। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट है ये आ सकता है कि किससे रिलेटेड है। इसमें इसने बोला था कि पेपर बैलेट्स को, मतलब पहले पेपर में लिख करके जो वोटिंग होती थी उस वोटिंग को मना करते हुए कहा था कि ईवीएम इज अ गुड गुड चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ओके, एक पेटिशनर ने ये डाला कि
ओके, ठीक है। ये हो रहा था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन में कि बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आ सकता है, राइट टू हेल्थ के अंदर। मतलब ये सब तीनों, ये काइंड ऑफ राइट है पर्सन के कि वो अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज काम करना चाहता है, मतलब कि रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है। इसमें दो आर्टिकल हमें याद रखने हैं, आर्टिकल 48A जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 51G जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है which promotes wildlife conservation, implicitly guarantee a right to be safeguarded from climate change. Okay, COP26 में हमने पंचामृत सॉल्यूशंस, कुछ इंडिया ने 5 पॉइंट प्लेज दिए थे, वो हम एक बार पढ़ लेना बाद में। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सेंटर नोटिफाइज रूल्स फॉर CAA इम्प्लीमेंटेशन। तो CAA इम्प्लीमेंटेशन में March 11, 2024 में हुआ शुरू ये कि अकॉर्डिंग टू दिस द पर्सन्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज, यानी कि 6 रिलीजन लिए, फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 6 रिलीजन्स फ्रॉम 3 कंट्रीज, 3 नेबरिंग कंट्रीज हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014। तो डेडलाइन क्या रखी, December 31, 2014। और जिसको whom the central government has exempted under the passport entry into India Act, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ कि अच्छा तुम आ सकते हो, और द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर में, उनको हम इलीगल माइग्रेंट्स नहीं ट्रीट करेंगे। वी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स। The act will not apply to areas covered by the Constitution's sixth schedule, which deals with autonomous tribal dominated regions in Assam। ये एक्ट उन रीजन्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा जो कि सिक्स शेड्यूल के हैं, ठीक है, या फिर इनर लाइन परमिट रिजाइन के, उनको भी अप्लाई नहीं होगा ये। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, इसमें कुछ भी सच इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये जो मैंने लिखा है छोटा छोटा ये पढ़ लेते हैं। दिबांग वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, ये हाईएस्ट आरसीसी डैम ऑफ द वर्ल्ड है। कौन सा? दिबांग वैली मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं नॉर्दर्न, पूरा नॉर्दर्न ग्रिड को दिबांग वैली मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इसमें जो मेन काम जो कर रहा है वो एनएचपीसी है। अच्छा, दिबांग वाला ना असम नहीं है, अरुणाचल है। और ये हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसमें यूज हो रही है आरसीसी टेक्नोलॉजी, यानी कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। एक और पॉइंट, एक प्रोग्राम मिसिंग लगा मुझे इस बुक में, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। ये हो रहा है BIETC सेंटर इन इंडिया में, जहाँ पे HAL मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है बंगलौर में, उसको बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं फॉर बोइंग, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है, टेंटेटिव, जिसमें चूज किया गया है 6 न्यू साइट्स फ्रॉम MP। ये MPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, देख लेते हैं बचस। ग्वालियर फोर्ट जो कि सूरज सेन ने बनवाया था, धामनार केव्स है मांडासूर डिस्ट्रिक्ट में, भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर भोपाल में, एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अच्छा, जहाँ पे श्वर आता है, भोजेश्वर, नाम याद नहीं आ रहा, SHWA आ रहा है, वो जनरली लॉर्ड शिवा टेम्पल्स होते हैं। ओके, इसको टाइटल भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर भोपाल में जो है, इसको टाइटल दिया गया है सोमनाथ ऑफ ईस्ट का। इसको राजा भोज ने बनाया था 1010 एंड 1053 AD के। रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रॉक आर्ट साइट्स इन द चंबल बेसिन, खूनी भंडारा बुरहानपुर में। गोंड मॉन्यूमेंट्स मांडला में। गोंड मॉन्यूमेंट्स हम जनरली सोच सकते हैं कि आंध्रा के साइड होगा, बिकॉज जनरली वहां पे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बट ये है MP में। ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, बिल्ट मोती महल, गौंडिंग हृदय शाह ने मोती महल बनाया ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ये करेंटली 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, जिसमें 34 कल्चरल हैं,
7 नेचुरल हैं एंड 1 मिक्स्ड है। 1 जो मिक्स्ड है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क है। इंडिया हैज द 6 मोस्ट साइट्स वर्ल्ड वाइड। कंट्रीज विद मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि 59 है इटली में। तो फर्स्ट रैंकिंग इटली की है, सेकंड चाइना एंड थर्ड इज जर्मनी। द फर्स्ट साइट्स टू बी लिस्टेड विद द अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। जो मोस्ट रिसेंट साइट्स लिस्टेड हुई हैं वो अभी सबसे रिसेंट है होयसाला सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द होयसाला, जो कि 42nd साइट बनी है। और उससे पहले जो हुई थी वो शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल। भारत रत्न अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड विल बी conferred टू फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, 3 लोगों को दिया गया। ये 3 मेन, उसके बाद और भी दिया, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन प्लस कर्पूरी ठाकुर, 4 लोगों को। स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। चेन्नई में इन्होंने स्टार्ट किया। इस चेन्नई में एक एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन भी है, पर आते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी कन्फर्ट किया गया है भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर, पॉपुलरली नोन एज जन नायक, इन्होंने सर्व किया एज अ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम दिसंबर 1970 टू 1970 जून 1971, यानी कि फॉर 7 months, एंड फ्रॉम दिसंबर 1977 टू अप्रैल 1979, यानी कि पहले फॉर 7 months एंड फिर वो अगेन बने फॉर 2 years। समस्तीपुर में ही वॉज बोर्न, नोन एज जन नायक। इनके नाम पे एक जन नायक एक्सप्रेस ट्रेन है फ्रॉम दरभंगा टू अमृतसर। ये इनके नाम पे एक महाविद्यालय बना है इन बक्सर बिहार। और वन ऑफ द रिपोर्ट was given by him was Mungeri Lal report, which holds the details about the reservation to backward classes. Karpuri Thakur has also worked for the reservation of the backward classes. He is popularly known as a Jan Nayak. The train was being named on him. On his name was Jan Nayak Express train, and he was born in Samastipur. And he was having a one Mahavidyalaya in Buxar, Bihar. Then M.S. Swaminathan, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। ही डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज व्हीट एंड राइस वेराइटीज विद नॉर्मन बोरलॉग। देन एल के अडवाणी, ही वाज बोर्न इन कराची। ये 7th डेप्यूटी पीएम रहे, पहले 7th डेप्यूटी पीएम रहे 2002 से 4 में, एंड ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी 3 times। देन चौधरी चरण सिंह, ही इज अ यूपी सीएम रहे, ये लैंड रिफॉर्मर बोला जाता है। ही इज द 5th पीएम ऑफ इंडिया। चौधरी चरण सिंह 5th पीएम ऑफ इंडिया, इज आल्सो यूपी सीएम एंड ही इज आल्सो नोन एज लैंड रिफॉर्मर। फिर नरसिम्हा राव, ही इज 9th पीएम। 5th पीएम चौधरी चरण सिंह, 9th पीएम पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने काम किया, initiated economic reforms focused on LPG liberalization, privatization, and globalization. And 73rd and 74th Constitutional Amendment Act were enacted during his tenure, and he published Sahasra Fan, a Hindi translation of famous Telugu novel Veyi Padagalu. एक चीज, सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इंडिया का ओल्डेस्ट है इन दार्जिलिंग। और 3 जॉर्जेस डैम चाइना में है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको सीजीआई ऑफ फॉर्मर सीजीआई ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने बोला, ही हेल्ड दैट एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वायलेटिव। ये वायलेट कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A।
Supreme Court applied the concept of the double proportionality test. Okay. इसमें जो उसके बाद जब रिपोर्ट रिलीज हुई, ये जो बेंच ने ये दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये 5 मेंबर्ड बेंच थी। इसमें जो रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें हाईएस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड होल्डर जो पार्टीज के नाम आए, वो फर्स्ट में बीजेपी, देन तृणमूल कांग्रेस, देन कांग्रेस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग में बीजेपी, तृणमूल एंड कांग्रेस। एंड टॉप गिवर्स में आया फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसमें ये था कि सेक्शन 29C ऑफ आरपीए 1951 भी है, सेक्शन 182(3) ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। तीनों में आरपीए 1951, कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961, तीनों में कुछ ना कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स? ये एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है, पी नोट्स की तरह है, जो कि इश्यू होते हैं बाय एसबीआई and sold in multiple denominations of 1000, 10,000, 1 lakh or something like that, valid only for 15 days। और अगर इसको यूज नहीं किया तो इसका जो मॉनेटरी फंड है वो चला जाएगा पीएम केयर्स फंड में, और इसको बाई कर सकते हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड बन गया, बिकेम द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो हाई लेवल कमेटी बनी थी जो ये देख रही थी कि उत्तराखंड में यूसीसी हम कैसे लगा सकते हैं, उसकी जो एक प्रॉपर रिपोर्ट बन रही थी हाई लेवल कमेटी के द्वारा, उसको जो चेयर कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना पी देसाई हैं। और आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी पार्ट 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहाँ पे यूसीसी है वो है गोवा, जहाँ पे पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 चल रहा है। गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद यूसीसी, बट उत्तराखंड इज द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा में ऑलरेडी था, उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हुआ। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जिसमें प्रेजेंट करेगा कॉमन लॉ फॉर मैरिज रहेगा, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इसमें कुछ मेंबर्स को लीव आउट किया जैसे LGBTQIA+ कम्युनिटी के, और ये सिर्फ अप्लाई होगा ओनली टू हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। एक रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदू डिक्लाइन बाय 7.82%। अर्लियर ये थे 84.68% थे, नाउ इनकी जो पॉपुलेशन है वो 78% रह गई है। क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिज्म में इंक्रीज आया है जबकि जैनिज्म डिक्रीज किया है, और इस्लाम डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज हो गया है। ना अयोध्या राम मंदिर, जनवरी 22 2024 में हिस्टोरिक राम टेम्पल इन अयोध्या was held with Prime Minister Narendra Modi attending the rituals with present of prominent figures from various fields। इसकी हाइट है 4.24 फीट, यानी कि 51 इंच। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टैच्यू अनवेल किया जटायु का ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। मंगल ध्वनि, इसमें 50 ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाया गया जिसको बोलते हैं मंगल ध्वनि। वे पार्ट ऑफ अ डिवोशनल मंगल ध्वनि। तो यहाँ पे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो इंक्लूड किए हैं वो है पखावी, फ्लूट एंड ढोलक फ्रॉम यूपी, रवना रवनाथा फ्रॉम राजस्थान, पखावज फ्रॉम बिहार एंड हुडका फ्रॉम उत्तराखंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पखावज, फ्लूट एंड ढोलक फ्रॉम यूपी, और यही पखावज फ्रॉम बिहार ऑल्सो।
Ravana Hatha from Rajasthan and Hutka from Uttarakhand. These are the major instruments that were brought for the Ayodhya Ram Mandir. हस्तशिल्प वुडन डोर लाया गया फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना. बलवा स्टोन दैट इज अ पिंक सैंडस्टोन, ये लाया गया राजस्थान से. टीक फ्रॉम महाराष्ट्र. ग्रेनाइट फ्रॉम तेलंगाना एंड कर्नाटक. ब्रासवेयर फ्रॉम यूपी एंड 42 bells were brought from तमिलनाडु. अयोध्या राम मंदिर विल हैव अ 3-story टेम्पल जो कि नगाड़ा स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट रहेगा, जिसमें 5 मंडपास रहेंगे. और जो फाउंडेशन स्टोन फॉर द टेम्पल रखा गया वो अगस्त 5 2020 में रखा गया था. सूर्य तिलक मैकेनिज्म 12 नून में हुआ फॉर 6 मिनट्स के लिए था. इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं चंद्रकांत भाई सोमपारा और उनके 2 सन निखिल सोमपारा एंड आशीष सोमपारा. तो मेन है चंद्रकांत भाई सोमपारा. यहाँ पे 5 मंडपास हैं. नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एंड कीर्तन मंडप. अच्छा, यहाँ पे पंचयतन स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल भी हम कर रहे हैं, जैसे कि एक बीच में टेम्पल होता है, बाकी 4 टेम्पल्स छोटे छोटे बाहर पे होते हैं, वैसे पंचयतन स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल भी कर रहे हैं. अच्छा, राम लला आइडल बालक राम की तरह उनका मतलब हाइट और नाम और उनको डेपिक्ट किया गया 5 year चाइल्ड के हिसाब से. और जो रामलला आइडल्स है ये 3 स्कल्प्टर्स ने बनाया है, गणेश भट्ट, अरुण योगीराज एंड सत्यनारायण पांडे. द मैग्निफिसेंट जो ब्लैक स्टोन लाया गया है जिसको हम कृष्णशिला स्टोन बोलते हैं आइडल, वेटेड 150 kg से 200 kg, which has been crafted by Mysore based famous sculptor अरुण योगीराज फ्रॉम मैसूर कर्नाटक. इन्होंने मेन ब्लैक स्टोन से वो आइडल बनाया है. इसमें on both sides of the Ram Lala idol, the 10 incarnations of Lord Vishnu are engraved. 10 avatars है, मत्स्या, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्धा एंड कल्कि. लॉर्ड हनुमान भी है. और अराउंड द हेड ऑफ राम लला आइडल Hindu religious symbols like the swastik and the Om symbol have been carved. ठीक है, इसमें तो स्वास्तिक भी है, ओम सिंबल भी है, चक्रा है, गदा है, शंख है. जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है इसके चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास. अब है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स. इसको होस्ट किया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इसमें जो थीम है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने होस्ट किया, इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ. स्वच्छ सर्वेक्षण की. और स्वच्छता ही सेवा क्या थी? 4S थी. स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, कुछ ऐसा था. और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स का थीम है वेस्ट टू वेल्थ, जिसमें हाईलाइट करे थे 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कैंपेन. द स्वच्छ भारत मिशन एंथम, जो स्वच्छ भारत मिशन एंथम है वो नया संकल्प नया प्रकल्प है जो कि कैलाश खेर ने गाया. इसमें जो ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक की फर्स्ट है वो है इंदौर एंड सूरत. इंदौर लगातार आ रहा है काफी सालों से, बट इस बार सूरत भी है और ये लोग जॉइंटली हुए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि एक साथ फर्स्ट रैंकिंग पे 2 सिटीज है, इंदौर एंड सूरत. ठीक है, नेक्स्ट है क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड, ये है माहो कैंटोनमेंट. ओके ओके. बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर, बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर चंडीगढ़ में.
ओके, चंडीगढ़ में बेहद सफाई। क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी, यूपी वालों, यूपी पीसीएस, क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी, इंपॉर्टेंट हो गया। क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 2 प्रयागराज, तो वाराणसी एंड प्रयागराज 1-2 में। बेस्ट सफाई मित्र चंडीगढ़। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड माओ, और ऑल इंडिया सिटी रैंक, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इंदौर एंड सूरत। तो टॉप 3 सिटीज जो कि अबव 1 लाख में आ रही है, इंदौर फ्रॉम एमपी एंड सूरत फ्रॉम गुजरात। अच्छा, यूपी की सबसे आगे की जो रैंकिंग है ऑल इंडिया वाली, उसमें है नोएडा, जिसकी रैंक 14 है, उसको 5 स्टार सिटी मानते हैं, ठीक है। टॉप 3 स्टेट में, अच्छा, वो इंदौर सूरत या फिर जो भी है वो सिटीज हैं, लेकिन टॉप 3 स्टेट में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र है नंबर 1 में, एमपी है रैंक 2 में, और यूपी की रैंक है 9। यूपी की रैंक है 9। और टॉप 3 गंगा सिटीज में हम क्या देख रहे हैं, वाराणसी यूपी, प्रयागराज, और थर्ड है बिजनौर यूपी, हरिद्वार यूपी और कन्नौज यूपी। तो फर्स्ट 5, सॉरी हरिद्वार, हाँ, हरिद्वार यूके। तो टॉप 4 इन टॉप 5 ये है यूपी के, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें, जो पटना है ना, पटना की रैंक 77 है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में, पटना सिटी की रैंक, ठीक है। और कोई भी और सिटी अपार्ट फ्रॉम पटना टॉप 100 में नहीं है बिहार की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसमें एक चीज बस ध्यान रखना है हमको, जल्दी से निकल जाएंगे, कि टोटल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, फीमेल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, माइनॉरिटी स्टूडेंट एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज हुआ है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1 के ऊपर, यानी कि अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो छोटा छोटा, इसमें भी कुछ लिखा है क्या, नहीं, एक मिनट कुछ कह थिंक, हाँ, नीचे में मैंने लिखा है गाजियाबाद की 38 रैंक है, अलीगढ़ की 40 रैंक है, प्रयागराज 71, लखनऊ 44, फिरोजाबाद 52, ये सब यूपी वालों के लिए। बिहार वाले याद रखना कि टॉप 100 में सिर्फ पटना है। नाउ अमृत महोत्सव 12 मार्च से 31 अक्टूबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये मेरे को बुक में नहीं मिला। अमृत महोत्सव 12 मार्च से 31 अक्टूबर मनाया गया। रैंक 1 है जम्मू कश्मीर, रैंक 2 है गुजरात, रैंक 3 में हरियाणा एंड राजस्थान कोलैब करके है, ठीक है। और मिनिस्ट्री में रैंकिंग 1 है फॉरेन मिनिस्ट्री की। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में, ये फर्स्ट टू पास, न्यू पार्लियामेंट में कोई एक्ट फर्स्ट पास हुआ है, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का। इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है। राज्यसभा इसमें भी नहीं है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज है। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यह बिल। इसमें अब हम अगर विमेन रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो कुछ जगह अमेंडमेंट्स होगा, लाइक आर्टिकल 239 डबल ए, आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 334 ए, ये आर्टिकल्स, न्यू आर्टिकल्स इंसर्ट टू बी इंसर्टेड, ठीक है। और ये एक्ट ने प्रोविजन बनाया फॉर रिजर्वेशन फॉर 15 ईयर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था यूपीएससी में इसी बार के पेपर में। नेक्स्ट आते हैं न्यू एक्ट्स टू ओवरहॉल क्रिमिनल लॉज
थ्री बिल्स बिकेम एक्ट एंड रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड। अच्छा, ये ईयर भी आ सकता है, नेम्स भी आ सकते हैं। इंडियन पेनल कोड 1860 का था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। जो आईपीसी बना उसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी का नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट बन गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस मतलब साक्ष्य। ओके, न्याय संहिता में फर्स्ट टाइम हमने कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि जो आईपीसी वाला था पेनल कोड, उसमें फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट की बात की है। इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम यूज किया, हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग के लिए ऑल्सो। ठीक है, तो पहले कैपिटल पनिशमेंट मॉब लिंचिंग के लिए नहीं होता था, अब इंट्रोड्यूस कर दिया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विक्टिम है फ्री एक्सेस टू कॉपी ऑफ एफआईआर विद इन 14 डेज। अच्छा, एक जीरो एफआईआर भी हो गई है, जिसमें आप ऑनलाइन मतलब एफआईआर फाइल कर सकते हो, और आपको जरूरी नहीं है कि जैसे एक मोबाइल मेरा किसी और प्लेस पे खोया तो मैं कहीं और से रिपोर्ट नहीं लिखा सकती हूँ, मैं लिखवा सकती हूँ, वो बाद में एक प्रॉपर एफआईआर बन जाएगा, बट उससे पहले जीरो एफआईआर बन जाएगा, जो मैं कहीं से भी फाइल कर सकती हूँ इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, जहां पर भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप एफआईआर फाइल कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन 65% कोटा इन बिहार। ओके, पटना हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि 65% हम कोटा नहीं देंगे, बिकॉज ये कुछ तो वायलेट कर रहा होगा। वो मिनरवा मिल केस था ना, जिसमें एक इंदिरा साहनी केस था 50% रिजर्वेशन वाला, वैसा कुछ वायलेट कर रहा होगा। जो हो गया है। अब है हमारा मेरा युवा भारत, ये भी टॉपिक मुझे नहीं मिला। इसमें हम फिजिकल की बात कर रहे थे, यानी कि फिजिकल प्लस डिजिटल, कि अगर इम्प्रूवमेंट हम करना चाहेंगे वो फिजिकल और डिजिटल दोनों वे में ऑफ युवा का, और उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, उसका डिजिटाइजेशन का भी ध्यान रखेंगे, लाइवलीहुड भी, सब चीज का ध्यान रखेंगे। इसीलिए 31 अक्टूबर में किया गया ये लॉन्च, आई गेस यूनिटी डे के दिन 31 अक्टूबर में। मेरी माटी मेरा देश इन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर बनाया गया। नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, इसमें नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स में सुभद्रा, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च सुभद्रा उड़ीसा में लॉन्च हुई, भुवनेश्वर में उड़ीसा में। ये लार्जेस्ट सिंगल विमेन सेंट्रिक स्कीम है, और इसमें एम्पावर करने के लिए कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, ताकि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पा सके। इसमें एज जो रखी गई है फॉर वुमेन, वो मस्ट बी एजेड 21 to 60, एंड शी मस्ट बी नेटिव टू उड़ीसा, और शी मस्ट मीट स्पेसिफिक इनकम क्राइटेरिया ऑल्सो फॉर अस। ओके, नेटिव टू उड़ीसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्री श्योर स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। एग्री श्योर का फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, मतलब स्टार्टअप्स ऑल्सो एंड रूरल एंटरप्राइजेस ऑल्सो, is an innovative fund which is a pioneering step toward revolutionizing the agricultural landscape in India. ठीक है, इसको लॉन्च किया शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। इसमें ब्लेंड किया कैपिटल फंड ऑफ ₹750 करोड़, जिसमें कैटेगरी 2 का AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू कंट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नाबार्ड भी कर रहा है। अच्छा, इसमें एक एग्रीश्योर ग्रीनैथन अवार्ड होता है, ये दिया जाता है मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप को टू डेवलप टेक सेंट्रिक सॉल्यूशंस टू एड्रेस चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स। आगे चलते, 5 ईयर हो गए जल जीवन मिशन को, जो कि 2024 में पूरे हो गए हैं। 2019 अगस्त 15 में ये स्टार्ट किया गया था जल जीवन मिशन, जिसमें कर रहे थे विद एम्बिशियस गोल ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन लोकेशन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अनाउंस किया प्लान टू सेंट्रलाइज
ऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोडवेज, रोपवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, सबको एक सिंगल हब में एंड टर्मिनल्स को जोड़ देते हैं। जैसे कि आजकल मेट्रोज को भी रेलवेज लाइन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, या एयरपोर्ट लाइन से अंदर ही अंदर एक जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, one stop solution for connecting various modes of transport so that it would become easy for the passenger, उनके ट्रैफिक को कम किया जाए एंड उनके लिए एक इजीनेस हो कि वो अंदर ही से जा सकें। दो पायलट हब्स will be developed in Katra and Tirupati along with another two in Varanasi and Nagpur. नेक्स्ट, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। ठीक है, तो फॉरेंसिक के लिए कर रहे हैं ये एक स्कीम, मतलब अप्रूव किया गया प्रपोजल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि फॉरेंसिक चीजों को हम थोड़ा मोटिवेट करते हैं, कुछ लेबोरेटरीज बनाते हैं, और वर्ल्ड की फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड जो है फॉरेंसिक साइंस एंड इट्स एलाइड सब्जेक्ट को, वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अर्स्टवाइल गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, इट इज हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जीआई टैग टू माजुली मास्क एंड अदर्स। माजुली मास्क, माजुली आइलैंड जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। यहाँ पे माजुली मास्क बनते हैं जो कि हैंडमेड मास्क हैं। ये न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और इनको जीआई टैग मिल चुका है, और इनकी पेंटिंग को भी, माजुली पेंटिंग्स को भी, ये 16th सेंचुरी से आ रही हैं। डन पहले सांचीपात और मैन्युस्क्रिप्ट्स में की जाती थी, जो कि सांची की बार्क पे होममेड इंक से किया जाता था। ठीक है, और अहोम किंग्स इसको यूज करते थे, अहोम किंग्स के द्वारा पैट्रनाइज किया गया है। नाउ पीएम जनमन, ये ट्राइबल के लिए है। देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये 9 मिनिस्ट्रीज में मतलब 9 मिनिस्ट्रीज मिलके ये जो कैंपेन हो रहा है, इसमें कर रही है कि 22,000 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को हम रीच कर पाए, प्रॉपरली रीच कर पाए, और उन तक जो सुविधाएं वो पहुंचाई जा सकें। लाइक आईईसी ने एक काम किया है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इनको वहां पे भी ये रीच आउट करना चाह रही है, उन क्षेत्रों में भी, डिजिटल क्षेत्रों में भी। और जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 15, 2023 में मनाया जाता है फ्रॉम द खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यहाँ से पीएम जनमन लॉन्च हुआ था खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड और नवंबर 15, 2023 में, जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स में समृद्ध प्रोग्राम। मीटी launches second cohort of startup accelerators. Okay, समृद्ध scheme is also related to startups. इससे पहले स्टार्टअप से कौन सा रिलेटेड था? समृद्ध, सुभद्रा, सुभद्रा, नो नो नो, एग्रीश्योर was related to startups and rural enterprises. The samrid is also related to startups, but it is related to startup accelerators of MITI for product innovation development and growth. That was related to that, agrisure was related to agricultural things, startups, related to startups with agricultural things, but samrid was related to startup accelerator for product innovation development and growth, not specific to agriculture. It is a wide concept, samrid. Okay, ये flagship scheme of MITI for startup acceleration under national policy on software products. ये लॉन्च हुआ अगस्त 2021 में, aims to support 300 software product startups. ओके, नेक्स्ट, शिल्प दीदी महोत्सव, ये एक सेलिब्रेट होता है न्यू दिल्ली में। ये हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करते हैं, फीमेल आर्टिशंस को प्रमोट करते हैं, 72 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 23 स्टेट्स में, और 30 डिफरेंट क्राफ्ट्स को। ठीक है, लखपति दीदी सम्मेलन, इसमें लखपति दीदीज बना रहे हैं। ये स्टार्ट हुआ है जलगांव महाराष्ट्र से, वहां पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को
मतलब टारगेट कर रहे हैं कि 3 करोड़ लखपति दीदीज को। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है जहाँ पे हम कुछ लोगों को ना लोन देंगे, 10,000 का लोन देंगे उनको इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए फॉर एटलीस्ट 4 मतलब उनके एनुअल हाउस होल्ड इनकम को कैलकुलेट करेंगे, जो 1 लाख या उससे ज्यादा कमा रहे हैं और उनको टारगेट करेंगे, उनको 10,000 का 10,000 का लोन नहीं, 1 लाख से जो लोग की इनकम एक्सीड कर रही है ना, उनको टारगेट करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत बढ़ाएंगे या फिर जो भी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब एक रिवॉल्विंग फंड रिलीज किया जाएगा जिससे मतलब उनको जिस भी तरीके की हेल्प होगी वो दी जाएगी। और ये जो इनकम है कि 1 लाख से ज्यादा है, ये कैलकुलेट करेंगे फॉर एटलीस्ट 4 एग्रीकल्चरल सीजन एंड और बिजनेस साइकिल्स विद एन एवरेज मंथली इनकम एक्सीडिंग ₹10,000। नेक्स्ट आते हैं एट्थ धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस। एट्थ धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया इंडियन फाउंडेशन ने इन कोलैबोरेशन विद गुजरात यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात में। और इसके चीफ गेस्ट थे जगदीप धानकर, अवर वाइस प्रेसिडेंट। इसकी थीम थी कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। एम कर रहा था टू फोकस ऑन द एसेंशियल आइडेंटिटी बिटवीन द धर्मा धम्मा व्यू पॉइंट्स। इसमें एम था कि जो आइडियाज है ना वो क्रॉस पॉलिनेट हों और ये हार्मनी बनाए तो दो सिविलाइजेशंस के बीच में विद द कंसेप्ट ऑफ धर्मा एंड धम्मा कि क्या धर्म है और क्या धम्म है। ठीक है, उससे पहले जो कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई वो सांची एमपी में, अभी गुजरात में हुई। ठीक है, नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। ये जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर प्रपोज किया गया है टू इनकरेज स्टेट्स टू क्रिएट एन इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ताकि इन्वेस्टर्स हमारे पास आए और एक हेल्दी कंपटीशन के पैरामीटर्स पे सेटअप करके कोई बिजनेस या कुछ भी प्रमोट किया जाए। नाउ रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च रीसेट रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। तो जो लोग ये लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने न्यू दिल्ली से, डॉक्टर मनसुख मांडविया न्यू दिल्ली से इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें जो लोग रिटायर ले चुके हैं, एथलीट्स जो हैं जिनके एक्टिव स्पोर्ट कैरियर्स में हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम एज 20 to 50, दे कैन रीजॉइन to apply for courses under reset program। अच्छा, एक आर्टिकल 352 में कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड न्यूज भी थी उस मैगजीन में, तो मैंने यहाँ नोट डाउन किया। आर्टिकल 352 इमरजेंसी से रिलेटेड है, 3 टाइम्स लगी है हमारे यहाँ, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968। इंडिया चाइना में फिर 25 जून 1975 से 1977, फिर 3 दिसंबर 1971, 62, 71 और 77 ऐसे लगी है इमरजेंसी 3 बार। 25 जून को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेथ डे मनाते हैं। नेक्स्ट, संपूर्णता अभियान कैंपेन। नीति आयोग ने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान कैंपेन, विटनेसिंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन, इसलिए संपूर्ण बोल दिया। फ्रॉम 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। Okay, Chandrayaan 3. India has created history as it became the first country to land on South Pole region। इसमें विक्रम लैंडर है जिसने शाम को 6:04 में on August 23 लैंड किया। लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेशनल स्पेस डे मनाते हैं August 23, 2023। लैंडिंग साइट ऑफ जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 हम तीसरी बार गए थे, उसको हम शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, सरफेस पॉइंट स्ट्राइक्ड बाय चंद्रयान 1 जवाहर पॉइंट। अच्छा, कुछ की फीचर्स हैं। लैंडर नेम विक्रम, रोवर नेम प्रज्ञान। अच्छा, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ना, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी चलता है जो ऊपर में एकदम से जाता है,
उसमें जो पेलोड गया है, इट ऑल्सो कैरीज अ स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानिटरी अर्थ शेप। तो शेप का फुल फॉर्म, शेप एक पेलोड है जिसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानिटरी अर्थ। अच्छा, कुछ पेलोड्स हैं, ये एज सच इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फुल फॉर्म हम देख सकते हैं एक बार, क्योंकि यूपीएससी मेंस में इस पे कुछ क्वेश्चन आया कि आप मतलब डिस्क्राइब करिए कि वो क्या क्या लेके गए, कुछ इस टाइप का था चंद्रयान 3 रिलेटेड। देख लेते हैं। रामभा एलपी है, ये सरफेस नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी को एंड इट्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो देख रहा है। पेलोड है लैंडर पेलोड। चेस्टे का फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। बेसिस हम समझ रहे हैं कि वो थर्मल चीजें देखेगा, थर्मल टेम्परेचर अप डाउन क्या हो रहा है। इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, ट्रेवल फॉर लाइफ एंड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड ये न्यू दिल्ली में हुआ है एशिया पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा। बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन बाय यूएन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्ड हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में। बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन हेल्ड हुआ है बाय यूएनडब्ल्यूटीओ, हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान। इसमें ढोरडो विलेज इन रन ऑफ कच्छ गुजरात को बेस्ट विलेज माना गया। नेक्स्ट, 2021 में अर्लियर पोचमपल्ली तेलंगाना सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, इसको भी बेस्ट विलेज ऑफ घोषित किया गया था 2021 में। अभी 2023 में ढोरडो विलेज ऑफ रन ऑफ कच्छ है। ओके ओके। हैदराबाद लिबरेशन डे, उसके लिए जो प्रोग्राम फॉलो किया गया वो ऑपरेशन पोलो है, जो कि 1948 में शुरू हुआ किया गया। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। द प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 17 किलोमीटर का है साहिबाबाद रैपिड एक्ट स्टेशन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल सिस्टम है ये, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट, और इसका नाम है नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। जो फर्स्ट रैपिड रीजनल रैपिड ट्रेन बनी है अ, उसका नाम रखा गया है नमो भारत। अच्छा, होयसाला टेम्पल जो कि यूनेस्को की 42nd हेरिटेज साइट बनी है आफ्टर शांति निकेतन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। होयसाला टेम्पल कर्नाटक के हैं। इनको sacred ensembles of Karnataka's Hoysala temples have secured a place on the UNESCO World Heritage Site. ये बने थे 12th-13th centuries में and are represented here by the three components of Vellore, Halibut and Somnathpura. Their architecture combines elements of North Indian Nagara and South Indian Dravidian style. The three temples include Chenna Keshava Temple in Bellur. ओके, होयसाला में नॉर्थ इंडियन का नगाड़ा स्टाइल भी आ रहा है, साउथ इंडियन का द्रविडियन स्टाइल भी आ रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ हाइब्रिड स्टाइल होगा। और चेन्ना केशावा टेम्पल बेलूर, Hoysaleshwara temple in Halibut and Keshava temple of Somnathpura, dedicated to Lord Krishna in three forms. Okay. Now reports and indices. अच्छा, एक रिपोर्ट में आया था कि टॉयलेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। रिपोर्ट का नाम है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर एसबीएम स्वच्छता भारत मिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया, जिसमें इन्फेंट टॉयलेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अगर इंक्रीज हो रहे हैं। नौ, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज स्वच्छ वायु दिवस, ये ऑब्जर्व किया गया है जयपुर में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड वायु का जयपुर में किया गया। द रिकॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर।
इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में रैंक किया गया वायु के समय में। इसमें भी कैटेगरी 1 में, जिसमें 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, इसमें सूरत गुजरात फर्स्ट रैंकिंग में आया। एमपी वालों के लिए थर्ड रैंकिंग में आगरा यूपी फॉर 10 लाख प्लस के लिए। कैटेगरी 2 में 3 to 10 lakhs में फिरोजाबाद यूपी का एंड झांसी ऑफ यूपी का फर्स्ट एंड थर्ड रैंकिंग में कैटेगरी 2 में है। कैटेगरी 3 में रायबरेली ऑफ यूपी फॉर द फर्स्ट रैंकिंग। First National Clean Air City Awards as part of Swachh Vayu Sarvekshan 2022 were presented during national level workshops titled Sumangalam Panchama Bhut। अच्छा, जो भी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटीज कंफर्ड विद अवार्ड्स पे लखनऊ को फर्स्ट रैंकिंग दी है, प्रयागराज सेकंड, वाराणसी थर्ड अंडर कैटेगरी 1। यूपी में 3 कैटेगरीज में टॉप 3 में 4 सिटीज है, मतलब टॉप 3 कैटेगरी, तीनों कैटेगरीज को अगर हम काउंट में ले लें तो टॉप 3 में 4 सिटीज हैं यूपी की, 1 2 3 3 4। ये नहीं करना है क्योंकि ये शायद इसी का 2022 का बात है और हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का है। या ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये लाइक इंदौर का फर्स्ट में लिया है, वहां पे भोपाल इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसे देख लेते हैं एक बार। इसमें बिहार का कुछ नहीं है, यूपी का एक आगरा है सेकेंड, बस याद रख लेना है, मुरादाबाद है यहाँ पे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 से शुरू हुआ टू अचीव रिडक्शंस अप टू 40% और अचीवमेंट ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर PM10 कंसंट्रेशंस। NIRF rankings recently on August 1, 2024, the Ministry of Education has presented the Indian rankings। ठीक है, इसमें IIT मद्रास और चेन्नई फर्स्ट रैंकिंग में आया है NIRF रैंकिंग। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 8 कैटेगरीज हैं जिसमें से 3 कैटेगरीज का न्यू एडिशन हुआ है। 8 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज का न्यू एडिशन हुआ है, यानी कि 5 कैटेगरीज ओल्ड कैटेगरीज हैं। वो जो 3 कैटेगरीज का न्यू एडिशन हुआ है वो है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड स्किल्ड यूनिवर्सिटीज। तो ओवरऑल में टॉप 5 में IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर। तो यूपी का कानपुर है और वैसे IIT मद्रास हर बार टॉप में आता है। टॉप यूनिवर्सिटीज में IISc बैंगलोर है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो कि फर्स्ट टाइम एडिशन हुआ है वो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की है। टॉप 3 कॉलेजेस में हिंदू कॉलेज, मिरांडा, ओके, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस के, स्किल्ड वाला और ओपन। टॉप ओपन यूनिवर्सिटीज में इग्नू है न्यू दिल्ली की, रैंक 1, न्यू दिल्ली दिल्ली रैंक 1। टॉप स्किल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आते हैं SDG इंडिया इंडेक्स। SDG इंडिया इंडेक्स में नीति आयोग ने रिलीज किया है SDG इंडेक्स, जिसमें इंडिया का नेशनल स्कोर है 71। और ये जो नीति आयोग ने SDG इंडेक्स निकाला है, ये निकाला है विद हेल्प ऑफ UNDP, जिसका नेशनल स्कोर रीचिंग 71। इसमें जो SDG इंडिया इंडेक्स में काउंट किया है, इसमें 16 इंडेक्स को इंक्लूड किया है, जबकि SDG में 17 इंडेक्स होते हैं, जिसमें SDG 14 को नहीं देखा गया है, जिसमें लाइफ बिलो वाटर है। इसमें थीम है SDG इंडेक्स, जो कि नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें इंडेक्स है। थीम है टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इंडिया ने 2018 में 58 स्कोर किया था, 2020 में 66, तो यानी कि इस बार अच्छा इंप्रूवमेंट किया है विद द स्कोर ऑफ 71। थीम क्या है? टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है गोल 1 में नो पॉवर्टी, गोल 8 में डिसेंट लिविंग, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 13 में क्लाइमेट एक्शन एंड गोल 15 में लाइफ ऑन लैंड।
द लार्जेस्ट इंक्रीज जो हुआ है स्कोर में was observed in climate action। ये जो अच्छी रैंकिंग आई है एसडीजी इंडेक्स में, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है क्लाइमेट एक्शन का, फॉलोड बाय नो पॉवर्टी। इसमें हम देखेंगे कि जो रैंक 18 है, यूपी राजस्थान और एमपी तीनों की रैंक 18 है, यूपी राजस्थान और एमपी की रैंक 18 है, उसमें +10 कर देंगे तो बिहार की रैंकिंग आ जाएगी जो कि 28 रैंकिंग है। बिहार का स्कोर ऊपर में कट गया है, बिहार का जो स्कोर मिला है 57, इंपॉर्टेंट है याद करना फॉर बीपीएससी की बिहार की रैंकिंग 28 है और स्कोर है 57, किसमें, एसडीजी इंडिया इंडेक्स बाय नीति आयोग विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी। इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो है उत्तराखंड एंड केरला। दीज इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। लोएस्ट परफॉर्मर है बिहार, लैग्ड बिहाइंड विद अ स्कोर ऑफ 57 पॉइंट्स, फॉलोड बाय झारखंड। द टॉप परफॉर्मर उत्तराखंड एंड केरला, लोएस्ट परफॉर्मर इज बिहार। फोर स्टेट्स इन परफॉर्मर कैटेगरी, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। टॉप यूटी में चंडीगढ़ आएगा विद 77 स्कोर, लोएस्ट यूटी में लद्दाख। फास्टेस्ट मूविंग, ओके, बीपीएससी के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है कि फोर स्टेट्स इन परफॉर्मर कैटेगरी में है, जिसमें कि बिहार भी है, वन ऑफ द, झारखंड बिहार दोनों है इन द परफॉर्मर कैटेगरी। फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स आर यूपी, जिसमें इंक्रीज हुआ है स्कोर का बाय 25। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2। अच्छा, ये जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 निकाली है, ये किसने निकाली है, 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ने मिलकर बनाई है, ऑफ यूएन, FAO, IFAD, यूनिसेफ एंड WFP एंड WHO। इसमें एक चीज देखना है कि इंडिया की हाईएस्ट प्रेवलेंस है ऑफ वेस्टिंग की इन साउथ एशिया में, मतलब साउथ एशिया में सबसे बेकार है वेस्टिंग के टाइम, वेस्टिंग के नाम पे, अंडर नरिश्ड वेस्टिंग, एंड हाई प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग भी है। नेक्स्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली नहीं, कोई और रिपोर्ट आई थी जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही आंसर था बीपीएससी में, याद नहीं आ रहा मेरे को, बट आंसर वाज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जेंडर, आई थिंक समथिंग ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट वाज देयर, आई थिंक। ओके, तो वैसे ही ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आई गेस आरओ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर यूपीआरओ, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पीसीएस। नेक्स्ट, इसमें अच्छा एक चीज हम छोड़ दिया मैंने, एसडीजी की जो 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें 4 कैटेगरीज में हम देखते हैं कि एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में, इसमें एस्पिरेंट और अचीवर में कोई भी इंडियन स्टेट नहीं है, कोई भी इंडियन स्टेट नहीं है, परफॉर्मर और फ्रंट रनर में है, ठीक है, एस्पिरेंट और अचीवर में नहीं है। दोनों ए से जो चीजें स्टार्ट होती है उसमें इंडियन स्टेट है ही नहीं। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में ऊपर चलते हैं, इसमें यूएस की रैंकिंग 1 है, बॉटम रैंक यूएस है, स्पेन है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया। बॉटम रैंक कंट्रीज है माली, 119 रैंकिंग है इसकी। इंडिया हैज क्लाइम टू 39th पोजीशन, इंडिया की जो रैंकिंग हो गई है वो 39 है, विथ स्कोर 4.25 इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये निकालता है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें 30 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अक्रॉस 5 ब्रॉड कैटेगरीज में निकालता है ये, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर द थर्ड ईयर इन रो जो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स है उसमें वर्ल्ड की मोस्ट लाइवेबल सिटी कौन मिली है, ऑस्ट्रिया, वेना, वेना, सॉरी वेना मिली है ऑफ ऑस्ट्रिया कंट्री।
Now, Austria country is the most livable city of the world. Then Copenhagen, then Zurich. Okay. वर्ल्ड competitiveness index IMD निकालता है रैंक 1 सिंगापुर इंडिया रैंक अगेन 39 ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भी 39 थी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में रैंक 45 है इंडिया की ओके जो क्या पढ़ रहे थे हम ये ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स इसमें वेना ऑस्ट्रिया अच्छा ये जो मैं नोट कर रही हूँ ना ये हिंदी वाले में दिया था ठीक है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में जिसमें वेना सिटी ऑफ द ऑस्ट्रिया कंट्री इज द मोस्ट लाइवेबल सिटी इसमें लास्ट पोजीशन में लीस्ट कंफर्टेबल सिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डेमस्कस ऑफ सीरिया इज डेमस्कस ऑफ सीरिया ठीक है जो न्यू दिल्ली एंड मुंबई है आर टाइड एट द 141st रैंक इंडिया की रैंकिंग 39 नहीं 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 लाइवेबल सिटी में 39 नहीं है इंडिया की नो 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 हो ही नहीं सकती बिकॉज न्यू दिल्ली एंड मुंबई आर 141 रैंक में है सिटीज में निकल रहा है इसमें कंट्रीज का कुछ फर्क नहीं है तो सिटीज के हिसाब से 141 में है सबसे रीसेंट रीसेंट मतलब सबसे नजदीक वन ऑफ द फर्स्ट रैंक सिटी फ्रॉम इंडिया दैट इज न्यू दिल्ली नेक्स्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में निकाला है फूड आइटम्स कंज्यूमेबल सर्विसेज आइटम एंड ड्यूरेबल गुड्स ये बेस्ड है ऑन मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एक टाइप ऑफ कैलकुलेशन चीज होती है इसमें हाईएस्ट शेयर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेवरेजेस रिफ्रेशमेंट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स में पाया गया है एक चीज देख लेते हैं कि राजस्थान में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर शेयर किसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में है यूपी में भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे इतना इतना परसेंटेज है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ये आगे चलते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष दिस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ठीक है कि आयुष के बारे में कितने लोग जानते हैं इसमें योगा एंड नेचुरोपैथी भी इंक्लूडेड है नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसमें एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिटेन द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड जिसकी पोजीशन फॉर द 13th टाइम दिस ईयर मतलब फर्स्ट रैंकिंग 13वीं बार इसको कंपाइल किया है बाय क्वैक क्वेरेली साइमंड्स ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसमें इंडिया का फिर इंडिया का आईआईटी बॉम्बे टॉप स्पॉट में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जनरली आईआईटी मद्रास रहता है और जगह में बट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे रहता है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इसमें 600 इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग निकलती है उसके बाद ग्रुप रैंकिंग निकलती है चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी एशिया का फर्स्ट है फर्स्ट है एमआईटी सेकंड इंपीरियल कॉलेज एंड थर्ड इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी 61% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का राइज हुआ रैंक 46 इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम इंडिया है आईआईटी बॉम्बे की 118 रैंक है जो कि फर्स्ट स्पॉट है फ्रॉम इंडिया ठीक है नाउ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग इसमें बेस्ट परफॉर्मर गुजरात है दे आर वेरी गुड एट बिजनेस गुजरात कर्नाटक केरल एंड तमिलनाडु टॉप परफॉर्मर महाराष्ट्र नॉर्मल इसमें अपना स्टेट है कोई देखो एस्पायरिंग लीडर याद रखना है हमको स्टार्टअप्स में बिहार एंड हरियाणा है लीडर में यूपी का नाम याद रखना है बस इतना काफी लीडर में यूपी एस्पायरिंग लीडर में बिहार रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया पहले ही देख लेते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकाल रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट सम पीस इंस्टीट्यूट करके कुछ होता है आईपी वो है और इसमें डेडलिएस्ट ग्रुप इसने पाया है इस्लामिक स्टेट को इंडिया की रैंक 14 है विद विच अफेक्टेड फ्रॉम इट टाइम्स हायर एजुकेशन ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में रैंक 1 मिला है ऑक्सफोर्ड को इंडिया नॉट इन टॉप 200 आईआईएससी बेंगलुरु को ग्रुप रैंकिंग मिल रही है 201 से 250 की
रिपोर्ट ऑफ क्राइम इन इंडिया, जो भी है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, इंडिया के का हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स किल्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स फॉलोड बाय चाइना एंड यूएस। ठीक है। और वेनेजुएला हैज द हाईएस्ट रेट, मतलब ये परसेंटेज में ज्यादा है वेनेजुएला, इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स में है। तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन नेशनल हाईवेज, और यूपी में हाईएस्ट फैटलिटीज है। आज यहीं तक करते हैं, कल मिसेलेनियस से ले लेंगे, ज्यादा नहीं बचा है नेशनल अफेयर्स, मिसेलेनियस है और कुछ शॉर्ट न्यूज होंगी एंड हल्का सा वो जो चार्ट्स बना रहता है बस वो है, वो ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट नेशनल अफेयर्स आज, आज तो नहीं हुआ कंप्लीट, थोड़ा सा बचा है, वो हो जाएगा कल। चलिए ओके, कवर अप करते हैं, ओके बाय बाय।